उसके बाद टाइप्स ऑफ अजाइल मेथड्स हैं कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, जिसमें एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी आ जाती है, पेयर प्रोग्रामिंग जिसको हम कहते हैं, और स्क्रम। एंड देर आर डिफरेंट मोर मेथड्स के जो अजाइल की अम्ब्रेला, अजाइल को हम बेसिकली कहते हैं कि दिस इज़ एन अम्ब्रेला, और इस अम्ब्रेला के अंडर डिफरेंट जो है तो आपके पास मैथडोलॉजीज आती हैं। अगर हम अजाइल की बात करें, ठीक है, तो अजाइल एक अम्ब्रेला है, इसमें ही आपके पास ये एक्सपी भी आ जाता है, ठीक है, इसी में फिर आपके पास ये स्क्रम भी है, स्क्रम की अप्रोच आ जाती है, इसी में आपके पास जो है तो लीन एक अप्रोच है, ठीक है, जो है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की उसको आ जाता है, इसी में आपके पास मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट भी आ जाती है, ठीक है, इसी में आपके पास फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट भी है कि आप डिफरेंट फंक्शंस को डिलीवर करें, ठीक है। तो ये सारी, इसके अलावा एक दो और हैं, तो ये सारी वो अप्रोचेज़ हैं जो अजाइल के अंडर आती हैं। अजाइल बेसिकली आपके पास एक अम्ब्रेला और उसके अंडर ये सारी, लेकिन ये मैनिफेस्टो अजाइल का ही फॉलो करेंगे, ठीक है ना। अजाइल का जो मैनिफेस्टो है कि कस्टमर को इन्वॉल्व करना है, आपने जो है तो वर्किंग सॉफ्टवेयर को प्रेफर करना है, इंडिविजुअल इंटरेक्शंस को आपने प्रेफर करना है, तो यह सारे बेस उसी मोटो पे करती हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम पहली एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की बात करें तो परहैप्स द बेस्ट नोन एंड मोस्ट वाइडली यूज, सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। एक्सट्रीम का मतलब यह है कि आप सेवरल न्यू वर्जन्स बाय डिफरेंट डेवलपर्स इन द सेम डे। एक्सट्रीम का मतलब यह है कि आप दो इंडिविजुअल्स को पेयर में बिठाएं और आप उन्हें टास्क दे दें, एक आप समझ लें कि फ्रंट एंड है और एक बैक एंड डेवलपर है, ठीक है, और कस्टमर को आप कहें कि बस आप इनके साथ इन्वॉल्व लें, देखें कि ये लोग काम क्या करते हैं, और एट द एंड ऑफ डे उन्होंने ये बताना है कि उन्होंने कितना काम किया है। एक बंदा अगर फ्रंट एंड डिज़ाइन कर रहा है तो दूसरा बंदा बैक एंड डिज़ाइन करता है, और बाद में उसको इंटीग्रेट करेंगे और वो कह देंगे कि दिस इज़ अ वर्जन 1, ठीक है ना। इस तरह एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में वो इस तरह काम करते हैं, और डिफरेंट वर्जन्स डिफरेंट डेवलपर्स एक ही दिन में रिलीज़ कर सकते हैं इंटीग्रेशन के बाद। इंक्रीमेंट्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर एवरी 2 वीक्स, हर 2 वीक्स के बाद कस्टमर को इंक्रीमेंट्स जो है तो वो दिखाए जाते हैं, एक्सेप्टेंस उनकी ली जाती है कि वो उनकी नीड्स को पूरा करते हैं या नहीं करते। उसके बाद अगर हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग रिलीज साइकिल की बात करें तो सबसे पहले तो सिलेक्ट यूज़र स्टोरीज फॉर दिस रिलीज़। पहले तो आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपने ये 2 वीक्स के बाद जो कस्टमर को चीज़ दिखानी है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यूज़र स्टोरी का ये मतलब है जो क्लाइंट आपको कहता है कि ये मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 है, तो इसको आप पहले डेवलप करें। तो जैसे यहाँ पे है कि आई वांट टू बी एबल टू कस्टमाइज माय ट्रांजैक्शंस व्यू बेस्ड ऑन डेली, वीकली, मंथली एंड डेली एक्टिविटीज़। ये एक रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, ठीक है, जिसको हम एज अ यूज़र स्टोरी डील करते हैं। अब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे टास्क के अंदर, मतलब यूज़र ऑथेंटिकेशन एंड कस्टमर व्यू, ठीक है, ये सेकंड स्टेप आ जाएगा जब हम एक्सपी रिलीज साइकिल की बात। थर्ड स्टेप में आ जाएगा कि प्लान रिलीज़ को प्लान करेंगे, मतलब रिसोर्सेज, टाइम, एफर्ट और ये टास्क किसको हमने असाइन करने हैं, इस चीज़ को प्लान करेंगे। जो 4 टास्क में आ जाएगा डेवलप एंड इंटीग्रेट। अब कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, हम उसको इंटीग्रेट करेंगे अब, और उसको यूनिट टेस्टिंग करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, और रीफैक्टरिंग की जो टेक्निक्स होती हैं वो अप्लाई करेंगे कि हमारा जो कोड है वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। और उसके बाद जो हमारा 5th स्टेप होगा उसमें हम सॉफ्टवेयर को रिलीज़ करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, और क्लाइंट को दिखाएंगे, डेमो देंगे कि ये आप इसको चेक करें, और एंड पे उसकी जो है तो एक्सेप्टेंस टेस्ट, जिसको हम एक्सेप्टेंस टेस्ट कहते हैं, क्लाइंट उसको एवेल्युएट करता है कि एज़ पर क्लाइंट नीड है या नहीं है। तो ये 6 स्टेप्स है, 1 2 3 4 5 6, जो कि एक्सपी रिलीज साइकिल में जो भी हमारे पास एक यूज़र स्टोरी या कोई रिक्वायरमेंट आती है वो इन सारे फेजेस से गुजरने के बाद कंप्लीट होती है और क्लाइंट उसको एवेल्युएट करते हैं। अब ये इसी चीज़ को अजाइल प्रैक्टिसेस इंक्रीमेंटल प्लानिंग में आप क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन स्टोरी कार्ड्स, ठीक है। इंक्रीमेंटल में रिक्वायरमेंट्स को हम इन फॉर्म कार्ड्स आप कह लें या पेपर कह लें, एक पेपर के ऊपर हम रिक्वायरमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रेक दी स्टोरीज इनटू डेवलपमेंट टास्क, और हम क्या करते हैं उनको सब टास्क में डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास होता है ना, मर्ज सॉर्ट आप करते हैं, तो आपके पास एक अरे है, आप उसको सब अरेज में डिवाइड 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसको फर्दर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी आप क्या करते हैं, आपके पास एक यूज़र स्टोरी आई है, आपने उसको सब टास्क में डिवाइड किया और उसके बाद आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। स्मॉल रिलीज द मिनिमम यूजफुल सेट ऑफ फंक्शनैलिटी। स्मॉल रिलीज का मतलब है जो कम से कम क्लाइंट आपको कहता है यार कम से कम मुझे यूज़र इंटरफेस आप जो फर्स्ट रिलीज़ होगा ना उसमें आप दिखा दें, तो उसको हम कहते हैं कि ये स्मॉल रिलीज़ है। इंक्रीमेंटल और उसको फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। फिर सिंपल रिलीज, इनफ डिज़ाइन इज कैरिड आउट टू मीट द करंट रिक्वायरमेंट एंड नो मोर, ठीक है। सिंपल डिज़ाइन का मतलब है कि जो मिनिमम डिज़ाइन आपके से क्लाइंट
एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट का मतलब है ऑटोमेटेड यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क, जैसे ये जे यूनिट फ्रेमवर्क है। अगर आप जावा की बात करें, जे यूनिट फ्रेमवर्क होता है जो कि ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस को जनरेट करता है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन जो है वो पॉसिबली कब फेलियर स्टेट में जाएगा। और रीफैक्टरिंग की जो टेक्निक्स हैं वो हम अप्लाई करते हैं कोड को सिंपल करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये है इंक्रीमेंटल, फ्रीक्वेंट, करंट रिक्वायरमेंट्स एंड नो मोर, और ये फर्दर कुछ प्रैक्टिसेस थी। इसी तरह पेयर प्रोग्रामिंग है, डेवलपर्स वर्क इन पेयर्स, जैसे मैंने बात की कि कोई एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड डेवलपर करेगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू ऑलवेज डू अ गुड जॉब, और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब है कि आप एक टीम में काम करते हैं और हर बंदा जो कोड है उसका ओनरशिप उसके पास होती है, ठीक है। हर बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जो एंड पे कोड आएगा हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोड ठीक से काम करना चाहिए और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब है जो बंदा भी कोड करता है उसको बाद में इंटीग्रेट किया जाए कि सिस्टम एज अ होल परफॉर्म करे, ठीक है। इट इज़ इंटीग्रेटेड इनटू द होल सिस्टम, मतलब जो भी कोड होगा उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। फिर सस्टेनेबल का मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ ओवर टाइम आर नॉट कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल एज द नेट इफेक्ट इज ऑफन द रिड्यूस कोड क्वालिटी एंड मीडियम टर्म प्रोडक्टिविटी, ठीक है। कि लार्ज अमाउंट ऑफ ओवर टाइम का मतलब है कि ज़्यादा ओवर टाइम जो है तो इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होता कि हमें फास्ट इंक्रीमेंट के अंदर अपना जो है तो रिक्वायर्ड जो गोल होता है उसको अचीव करना होता है, ठीक है। और ज़्यादा आप अगर करेंगे तो उससे जो कोड की जो नॉर्मली क्वालिटी है वो भी रिड्यूस होती है, जिसको हम इम्प्रूव करते हैं रीफैक्टरिंग से। ऑन साइट कस्टमाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंड यूज़र ऑफ द सिस्टम शुड बी अवेलेबल। इसका मतलब है जो एंड यूज़र है ना उसका कोई ना कोई बंदा डेवलपमेंट टीम के साथ होना चाहिए कि जो चीज़ों को शुड बी अवेलेबल, जो चीज़ों को वेरीफाई कर, एक्सपी टीम के साथ वो कोऑर्डिनेट करे और एक्सपी टीम जैसे ही डेवलपमेंट हो रही हो तो वो साथ साथ अपनी इनपुट देता जाए कि रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम होता है या नहीं होता। तो नेक्स्ट अगर हम मूव करें हमारे पास तो रिक्वायरमेंट सिनेरियो इन एक्सपी कस्टमर और यूज़र इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपी टीम। ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि कस्टमर होगा या यूज़र होगा वो एक्सपी टीम का पार्ट होगा कि वो डिसीजंस को ले और फर्दर आगे करे। यूज़र रिक्वायरमेंट आर एक्सपेक्ट एज सिनेरियोज और यूज़र, और जो भी क्लाइंट होता है ना जो भी आपको वो रिक्वायरमेंट बताता है हम कहते हैं कि ये उसकी यूज़र स्टोरी है और उनको हम रिकॉर्ड करते हैं कार्ड्स की फॉर्म में, ठीक है। एंड ब्रेक डाउन इम्प्लीमेंटेशन टास्क, और उसके बाद वो जो स्टोरीज होती हैं उनको हम टास्क के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसका स्केड्यूल करते हैं कि कितना उनको इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है यूज़र स्टोरी की, मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। कि कोई दवाई वगैरह अगर प्रिस्क्राइब करनी है तो बेसिकली केट इज़ अ डॉक्टर हु विशेज टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन फॉर अ पेशेंट अटेंडिंग अ क्लिनिक, ठीक है। ये एक यूज़र स्टोरी है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या, यूज़र स्टोरी का मतलब है रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्टर है वो ये चाह रहे हैं कि वो अपने पेशेंट को कोई मेडिकेशन जो है तो वो प्रिस्क्राइब करे। अब यूज़र स्टोरी का टाइटल क्या लिखा है, प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन। यूज़र स्टोरी हमारे पास ये वाली लाइन आ गई, ठीक है। अब उसको फर्दर हमने सब टास्क में कैसे ब्रेक डाउन किया है। द पेशेंट रिकॉर्ड इज ऑलरेडी डिस्प्लेड ऑन हर कंप्यूटर सो शी क्लिक्स ऑन द मेडिकेशन फील्ड। पहले मेडिकेशन फील्ड पे क्लिक करेगी, फिर सेलेक्ट करेगी करंट मेडिकेशन, अगर न्यू होगी तो न्यू मेडिकेशन पे क्लिक करेगी और फार्मूलरी पे क्लिक करेगी। इफ़ शी सिलेक्ट्स करंट मेडिकेशन शी द सिस्टम आस्क हर टू चेक द डोज। और अगर जो है तो करंट मेडिकेशन को देखना चाहे कि अभी जो पेशेंट वो क्या मेडिकेशन ले रहा है तो वो चेक सिस्टम उससे पूछेगा कि डोज देखेंगे कितनी डोज में मेडिसिन ले रही है। इफ़ शी वांट टू चेंज द डोज, और अगर वो डोज चेंज करना चाहे तो शी इंटर द डोज एंड देन कन्फर्म्स द प्रिस्क्रिप्शन। तो देन वो डोज सेक्शन में इंटर होगी और प्रिस्क्रिप्शन को कंफर्म करेगी। ये कुछ हमारे पास मेन यूज़र स्टोरी थी, उसको हमने सब टास्क में डिवाइड किया और उसके बाद फर्दर एक्सप्लेन किया। इफ़ शी चूजेज न्यू मेडिकेशन, और अगर वो न्यू होगी तो सिस्टम एज्यूम दैट शी नोज विच मेडिकेशन टू प्रिस्क्राइब। और अगर न्यू मेडिकेशन होगी तो सिस्टम ये एज्यूम करता है कि डॉक्टर को पता होगा कि उसने क्या प्रिस्क्राइब करना है, तो वो क्या, शी टाइप्स द फर्स्ट फ्यू लेटर्स ऑफ द ड्रग नेम। जो भी दवाई होगी उसके पहले 2-3 लेटर्स लिखेगा तो वो नीचे जितनी भी मेडिसिन होंगी उस नाम से शुरू होती हैं वो सारी एक लिस्ट ड्रॉप डाउन हो जाएगी और उसमें से वो क्या करेगी सिलेक्ट करेगी कि जो भी मेडिसिन जो है तो मैंने प्रिस्क्राइब करनी है, और उसके बाद वो उसको शी इंटर डोज एंड देन कन्फर्म्स द प्रिस्क्रिप्शन, और जितनी भी डोज में चाहिए होगी उसको कंफर्म करेगी और वो मेडिकेशन जो है वो पेशेंट को असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो सारी आपको चीज़ें ये नज़र आ रही हैं, ये हमने सारी चीज़ें कहाँ पे लिखी हैं, एक स्टोरी कार्ड के अंदर,
ठीक है, आप एक पेज कह सकते हैं, ये स्टोरी कार्ड कह सकते हैं, उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अब टास्क कार्ड यही चीज़ें बताई गई हैं कि चेंज डोज ऑफ प्रिस्क्राइब ड्रग फार्मूलरी और डोज सिलेक्शन। ये जस्ट ये बताया कि पहला टास्क का दूसरा कार्ड होगा, फिर सेकंड टास्क का अगेन दूसरा कार्ड है, और थर्ड का थर्ड कार्ड होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो है तो हर टास्क को एक कार्ड के ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है। अब एक्सपी एंड सॉफ्टवेयर चेंज। अब कन्वेंशनल विजडम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज टू डिज़ाइन फॉर चेंज। कन्वेंशनल विजडम का मतलब है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो भी आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करें तो वो चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग टाइम एंड एफर्ट एंटिसिपेटिंग चेंज एज दिस रिड्यूसेस कॉस्ट लेटर इन द। और कहता है कि कोई भी अगर चेंज आता है तो उसको उसी टाइम जो इनकॉर्पोरेट करना बहुत अच्छा है, बजाय इसके कि आप बाद में अगर करेंगे तो उसमें कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी और एफर्ट भी डबल लगेगी। तो XP however maintains that this is not worthwhile as changes cannot be reliably anticipated। और XP कहता है कि sometimes जो है तो ये अगर कोई भी आप चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उनको बाकी प्रीवियस फंक्शन या मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट करने में समटाइम्स प्रॉब्लम आ सकती है। अब रैदर इट प्रोपोजेस कांस्टेंट कोड इंप्रूवमेंट रीफैक्टरिंग। एक्सपी में नॉर्मली जिस अप्रोच को हम फॉलो करते हैं वो रीफैक्टरिंग है, जिससे कोड की अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है वो बेहतर हो जाती है और कोड को समझना आसान हो जाता है। कोड रीफैक्टरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आप कोई भी कोड लिखते हैं तो आप ये देखें कि आप लाइन ऑफ कोड को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। आपको कोई भी डुप्लीकेट कोड आ रहा है, जैसे अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें तो पेरेंट क्लास भी एक फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रही है, चाइल्ड क्लास और एक और क्लास है वो भी सेम फंक्शन को इंप्लीमेंट करती है। तो आप एक को पेरेंट क्लास बना दें और उसी पेरेंट क्लास के अंदर उस एक फंक्शन को लिखें और दूसरी को चाइल्ड क्लास बनाएं तो वो ऑटोमेटिकली उस फंक्शन को इनहेरिट करेगी। ठीक है, जिससे आपका लाइन ऑफ कोड इंप्रूव हो जाएगा और अंडरस्टैंडेबिलिटी भी ईजी होती। तो इसी तरह जो है तो जहाँ पे भी आपके फंक्शंस डुप्लीकेट हो रही हैं उनको आप देखें, जहाँ पे इंटरफेसेस की ज़रूरत है आप इंटरफेस बनाएं। ठीक है ना, तो जिससे और देयर आर मोर टेक्निक्स के अगर फॉर एग्जांपल कोई आपने स्विच स्टेटमेंट लगाई है और स्विच स्टेटमेंट की जगह आप कोई इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऊप कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका कोड मज़ीद बेहतर हो जाए, तो आप उन सारी टेक्निक्स को फॉलो करें। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कोड रीफैक्टरिंग। प्रोग्रामिंग टीम लुक्स फॉर पॉसिबल सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट्स एंड मेक दीज इम्प्रूवमेंट्स इवन मोर देयर इज़ नो इमीडिएट नीड फॉर देम। वो देखते हैं कि हम कोड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बेशक उसकी उस वक्त ज़रूरत ना हो। दिस इम्प्रूव्स द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर सो रिड्यूसेस नीड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। और कोड जितना अंडरस्टैंडेबल होगा उतनी जो है तो लेस रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंटेशन की। चेंजेस और आप किसी भी सॉफ्टवेयर का जो कोड है या सॉफ्टवेयर के अंदर कोई फंक्शंस या मॉड्यूल्स को ऐड करना चाहें तो आपके लिए आसानी हो जाती है अगर आपने कोड रीफैक्टरिंग को यूज़ किया हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या पब्लिक वॉइड सेलेक्ट मेडिकेशन स्ट्रिंग न्यू, ठीक है, और यहाँ पे आपने उसको फर्दर जो है तो क्या किया है, बेसिकली रीफैक्टर किया है। तो पब्लिक यहाँ पे आपने स्ट्रिंग सेलेक्ट मेडिकेशन और यहाँ पे आपने स्ट्रिंग न्यू और स्ट्रिंग एक्स जो है तो मेडिकेशन, उसके बाद आप रिटर्न करेंगे मेडिकेशन टाइप। तो ये पहले आपके पास ऐसे फंक्शन डिफाइन था, आपने उसको बेसिकली रीफैक्टर किया। रीफैक्टर के आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होगी और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपने उसको चेंज कर दिया। रीफैक्टरिंग का एग्जांपल्स में आ जाएगा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ क्लास हायरार्की, जो भी मैं बात कर रहा था कि आप क्लासेस को ऑर्गेनाइज करें, हायरार्की मेंटेन करें। इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है आप देखें कि हमने किसको पेरेंट क्लास बनाना है और किसको चाइल्ड क्लास बनाना है और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको लेके चलें। द रिप्लेसमेंट ऑफ इनलाइन कोड विद कॉल्स टू मेथड दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम लाइब्रेरी। और आप ये देखें कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम जो है तो प्रोग्राम लाइब्रेरी से कॉल कर सकते हैं और कौन से ऐसे मेथड हैं जो आपको यूज़र डिफाइन खुद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो रीफैक्टरिंग का मेन थीम आप ये याद रखेंगे, जहाँ पे भी कोड आपका डुप्लीकेट होगा, जहाँ पे भी आप कोड को इम्प्रूव कर सकते हैं, कोडिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप ऊप कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है, इंटरफेस आ जाता है, एब्स्ट्रैक्शन आ जाता है, इन सारी चीज़ों को आप यूज़ करें। डिफरेंट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है कि हर क्लास की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों को अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो कोड की अंडरस्टैंडेबिलिटी और कोड की जो एक्सटेंसिवनेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है, आप उसको स्केल कर सकते हैं।
तो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने अजाइल और उसके बाद एक्सपी की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्क्रम की बात करेंगे, जो कि एक सेकंड अजाइल मेथड है, और उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि स्क्रम कैसे काम करता है। इसमें अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।